let's just look at a few more numericals. दो numericals हैं जो हमने आज देखे हैं, and with this we'll end the course today. ठीक है, अगला हफ्ता हमारे पास है लेकिन हम लोग उसमें कुछ भी नहीं करेंगे. We are going to just have some revisions. Basically problems अगर आप लोगों को कोई हो रही है तो we are going to answer those problems and that's it. ठीक है, तो let's look at this problem. हम लोग का कौन सा टॉपिक रहे अभी? If you think about this, तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर डाला है उसके अंदर भी बेसिकली स्टार्टेड द बैंड टाइप ब्रेक्स एंड क्लचेस, जिसके अंदर आपके पास जो अगर कोई एक्सटर्नल शू की जगह पे एक फ्लेक्सिबल बैंड लगा होता है एंड बैंड के अंदर हम टेंशन प्रोड्यूस करके फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं बैंड में और आपका जो भी ब्रेक ड्रम है उसके बीच में. एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन वी कैन स्टॉप आवर व्हील. ठीक है, तो this is just a schematic of a very simple band type brake which is used in bicycles. So band brakes are actually applicable in bicycles as well. They've been used for over a century now. काफी अरसे से यूज हो रही है, इतनी कॉमन नहीं है but they are still there. And this is the schematic which we are using. तो होता क्या है कि आपके पास जो बैंड है वो एक certain angle के ऊपर आपके ड्रम के साथ अटैच्ड है, तो that angle will qualify. दोनों एंड से जो आपके पास बैंड निकल रहा है क्योंकि बैंड टेंशन में होगा तो आपके दोनों एंड में फोर्स लग रही होंगी P1 और P2. हमने ये बात की थी कि जो साइड आपकी ड्रम की रोटेशन की ऑपोजिट जा रही होती है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है. तो यू जस्ट हैव टू लुक एट द रोटेशन ऑफ द ड्रम, और ड्रम की रोटेशन जो दोनों एंड पे हो रही होगी, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ड्रम की रोटेशन यहाँ पे इस तरीके से हो रही है और यहाँ पे ड्रम की रोटेशन इस तरीके से हो रही है. जो साइड ड्रम की रोटेशन के ऑपोजिट होती है दैट इज हायर टेंशन, क्योंकि इस पूरे के अंदर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है. तो देयर इज फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द एंटायर सरफेस. तो हर पॉइंट के ऊपर जो टेंशन है वो चेंज हो रही है. ठीक है, टेंशन इज चेंजिंग थ्रू आउट. इस वजह से आपको ये देखना होता है कि आपके किस एंड में टेंशन ज़्यादा होगी. तो जिस एंड पे टेंशन ज्यादा होती है दैट इज ऑपोजिट टू द ड्रम और उसको हम P1 कहते हैं. P1 इज एक्चुअली मोर देन P2. ठीक हो गया. हमेशा P1 ज्यादा वाले को हम P1 लेते हैं, तो P1 P2 आपको लेवल खुद से करने होंगे. विद दैट व्हाट वी सेड, हमने उसके बाद समेशन Fy समेशन Fx किया था एक डिफरेंशियल एलिमेंट का. ये सारा काम हुआ है, सिर्फ क्विकली रिवाइज कर रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट वी फाउंड अ रिलेशनशिप बिटवीन P1 एंड P2 इन टर्म्स ऑफ द एंगल एंड द फ्रिक्शन फैक्टर. ठीक है, अब ये एंगल जो होगा रेडियंस के अंदर जाएगा. जब भी एंगल बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के किसी इक्वेशन में यूज हो रहा होता है तो हम उसको रेडियंस में लेते हैं अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि ये एंगल जो नहीं है. ठीक, तो उसके बाद फिर एक चीज और थी, वो ये थी कि आपका टॉर्क कैसे निकलेगा. दोनों एंड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कि सेंटर के अबाउट में इसका मोमेंट होगा, तो दैट मोमेंट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट फॉर बोथ ऑफ देम. सिंस P1 इज मोर देन P2, तो आपका P1 टाइम्स R माइनस P2 टाइम्स R हमने यहाँ पे किया हुआ है. R की जगह हमने D/2 लिख दिया है. और एक चीज हमने और की थी, क्योंकि यहाँ पे जब आप इस टेंशन अप्लाई करेंगे तो पूरा जब ये पूरा जो बैंड है जो यहाँ पे लगा हुआ है अटैच हुआ हुआ है इसके साथ, ये इसके ऊपर एक प्रेशर ऐड कर रहा होगा P. समटाइम्स आपको फोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी क्वेश्चन में, इंस्टेड आपको प्रेशर बता दिया जाएगा कि आपके पास मैक्सिमम प्रेशर फॉर एग्जांपल इतना है. ठीक, तो हमने एक रिलेशनशिप डेवलप की है जो कि प्रेशर विच इज स्मॉल p और टेंशन विच इज कैपिटल P इनके बीच में. अब क्योंकि P थ्रू आउट चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी थ्रू आउट चेंज हो रहा होगा. राइट, तो हमें ये चीज देखनी होती है कि हम किस पॉइंट के ऊपर प्रेशर ले रहे हैं. तो अगर मैं इस पॉइंट यहाँ पे P1 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर ले रहा हूँ, तो दिस विल बी द मैक्सिमम प्रेशर बिकॉज P1 इज एक्चुअली मैक्सिमम. तो मैक्सिमम प्रेशर को हम P कह रहे हैं. ठीक है, एंड दैट अकर्स जहाँ पे P1 फोर्स अप्लाई होगी. ठीक, इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल देखा था एंड आई एम नॉट गोइंग टू जंप इनटू दिस. ठीक है, ये पूरा न्यूमेरिकल यू कैन हैव अ लुक एट दिस वन. और अभी जो मैंने करना है वो यही है कि देयर इज सेकंड न्यूमेरिकल ऑफ द सेम बैंड टाइप ब्रेक सिस्टम जिसको हम अभी देख रहे हैं.
और उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है पिछले टॉपिक से, वो देख लेंगे। ठीक, तो इफ यू लुक एट दिस, अब हमारे पास इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें क्या पूछा हुआ है। तो उन्होंने हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट बता दिया, तो दिस इज F is 0.3, maximum force F is 400 and F is now not the tension इधर हो रही है, this is F right here। तो एक लेवर है जिससे आप टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज सिमिलर टू द एनिमेशन दैट वी सॉ इन द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब बैंड की जो विड्थ है उसका सिंबल B होता है, तो दैट इज 50 mm, दैट इज यूज्ड विद द प्रेशर। तो अगर प्रेशर की कोई यूज नहीं है तो बैंड की विड्थ का कोई हमारे पास यूज नहीं है। ठीक है, फाइंड द बैंड टेंशंस एंड द ब्रेकिंग टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क निकालने के लिए हमें P1 P2 चाहिए और P1 P2 आर द बैंड टेंशंस। तो हमें बेसिकली पहले P1 P2 निकालना पड़ेगा, फिर T निकालना होगा। तो दैट इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट शुड बी दी अप्रोच, पहले हम क्या फाइंड करें। सबसे पहला काम तो यू कैन सी इज के ये जो लेवर है हमारे पास, दिस लेवर इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, पूरी जो चीज है सिर्फ ड्रम रोटेट कर रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगी। तो अगर आपने लिवर पे एकदम फोर्स लगा दी तो लिवर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अगर हम लिवर के ऊपर समेशन एम की इक्वेशन अप्लाई कर देंगे एट दिस पिन, तो यहाँ पे एक टेंशन एक्ट कर रही है, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है, तो फोर्स का मोमेंट इज इक्वल टू दिस टेंशन मोमेंट। ठीक, एंड फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट वट एवर दिस टेंशन इज। अब इन यहाँ पे दो टेंशन एक्ट कर रही है, यहाँ पे भी टेंशन है, यहाँ पे भी टेंशन है। तो P1 कौन सा, P2 कौन सा, दैट्स अ क्वेश्चन, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली देखना पड़ेगा कि इस एंड के ऊपर रोटेशन की डायरेक्शन ये है और इस एंड के ऊपर रोटेशन की डायरेक्शन ये है। तो जिधर रोटेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट बन रही है तो टेंशन की डायरेक्शन दोनों जगह पे बाहर की तरफ होती है। टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो सेम केबल के अंदर जब मैं इस पॉइंट पे टेंशन लूंगा, इट इज स्टिल गोइंग टू बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो जो सी टेंशन अवे opposite to rotation है, that is P1, so this becomes P1 and this becomes P2, and since this is the same free segment of the cable, so this is also P2। तो मैं इस इक्विलिब्रियम को सॉल्व करके P2 निकाल लूंगा। फिर मुझे P1 निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। अब इसमें एक चीज का मसला है, तो मसला ये है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो मुझे पता है, दिस इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, बट मुझे फाई नहीं पता। So I need to somehow find out phi using the geometry of this problem। ठीक, तो अप्रोच क्या बनी, हमारे पास एक लेवर है, इसका समेशन m इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे। तो इफ दिस इज पॉइंट O, तो समेशन m O इक्वल्स टू 0 सॉल्व करने, उससे हमारे पास P2 आ जाएगा। तो दिस विल गिव अस P2। हमें फाई ज्योमेट्री से कैलकुलेट करना है और फाई और P2 यूज करके हम फिर P1 निकालेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन राइट हियर। जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो हम फिर टॉर्क भी निकाल सकते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क निकल आएगा। ठीक, तो अब लेट्स गो ऑन एंड लेट्स सी कि हमने ज्योमेट्री कैसे सॉल्व करनी। जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपको जो याद करना पड़ेगा, जब भी कोई बैंड या कोई केबल किसी पुली के ऊपर से या किसी सिलेंडर के ऊपर से पास हो रही होती है, तो जब वो उसको रिलीव करती है अंडर टेंशन, जैसे कि ये केबल दोनों टेंशन में है, दोनों बैंड्स, और ये इससे जब बाहर निकल रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। दोनों जो होंगे टेंजेंट होंगे इस सिलेंडर के। तो टेंजेंट का मतलब ये होता है कि रेडियस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अब ये वाली जो साइड है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक, तो आप बेसिकली आपके पास एक ट्राइंगल बन गया जिसका हाइपोटेन्यूज 160 है। ठीक है, दिस इज 160, और जिसकी बेस जो है दैट इज R। हमने एक एंगल एज्यूम कर लिया यहाँ पे थीटा। दिस इज नॉट फाई। ठीक है, फाई क्या है, फाई इज एक्चुअली फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज फाई। सही है, जितना पार्ट सिलेंडर का
बैंड कवर कर रहा होता है, दैट इज फाई। सही है। तो सबसे पहले हमें थीटा सॉल्व करना पड़ेगा, थीटा से फिर हम फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, व्हाट इज आर? हमारे पास डायमीटर 200 है, तो आर बिकम्स 100। आपको आर पता चल गया, तो हम लोग बेसिकली थीटा निकाल सकते हैं यूजिंग द कॉस इनवर्स रिलेशनशिप, बिकॉज ये थीटा के साथ वाली साइड जो होती है वो कॉस होती है। थीटा आ गया 51.318। फाई कैसे निकलेगा? फाई निकलेगा अगर मैं यहां से लेके यहां तक का एंगल ले लूं, पूरा एंगल, इस लाइन से लेके इस लाइन तक का एंगल, उसमें से थीटा माइनस करा दूंगा तो फाई आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस एंटायर एंगल, यहां से लेके पूरा यहां तक, दिस इज 270 डिग्रीज। ठीक है, ये 90 है और ये बाहर वाला एंगल जो है 270 है। बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है, 360 टोटल एंगल होता है एक सर्कल का, उसमें से हमने 90 माइनस करा दिया, तो फाई बिकम्स 270 माइनस थीटा एंड वी फाइंड आउट फाई। सही है। एक चीज हमें फाई चाहिए थी, दूसरी चीज हमें लिवर की इक्विलिब्रियम को सॉल्व करके P2 निकालना। ठीक है, तो P2 की मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? F का मोमेंट क्लॉकवाइज है, माइनस एफ टाइम्स 325 प्लस P2 टाइम्स 100 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें, P2 becomes F times 325 divided by 100, and since F is given in the problem, F is 400। ठीक है, F की जो वैल्यू है that is given as 400, तो we plug in F equals to 400 है, तो P2 आ जाएगा 1300। फिर हमारे पास ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में हमें F भी पता है, 5 भी पता है, P2 भी पता है, तो P1 निकाल सकते हैं। F is given as 0.3, फाई 218 डिग्रीज है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करके इक्वेशन के अंदर प्लग इन करना है। प्लग इन कर दीजिए, P1 आ जाएगा। वंस यू गेट P1 यू कैन एक्चुअली सॉल्व फॉर ब्रेकिंग टॉर्क, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो इतना कोई मसला नहीं था इस सवाल में। इस सवाल में द ओनली इशू वाज कि आपको फाई निकालने के लिए ज्योमेट्री को सॉल्व करना। तो इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम्स इन दिस, प्लीज आस्क। कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली इफ देयर इज नो मोर प्रॉब्लम देन वी कैन गो अहेड एंड सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। और जो अगला वाला प्रॉब्लम है थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो लेट्स मेक श्योर कि दिस वन इज ट्रू एंड वी कैन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है देन वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज प्रॉब्लम 667। ठीक है, और हमें अब ये पता नहीं है किस टाइप का सिस्टम है, कौन सी टाइप की ब्रेक या क्लच है। तो लेट्स जस्ट लुक एट द प्रॉब्लम एंड फिगर आउट कि कौन सा टाइप का सिस्टम हमें गिवन है। तो हमें पता क्या क्या उन्होंने बोल दिया, द ब्रेक शोन इन द फिगर हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0.3, एफ गिवन है, फेस विड्थ ऑफ 2 इंचेस, बी गिवन है, लिमिटिंग शू प्रेशर 150 psi, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर इन द सिस्टम। ठीक हो गया, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर इन द सिस्टम। फाइंड द लिमिटिंग एक्चुएटिंग फोर्स एंड द टॉर्क कैपेसिटी। तो आपके पास आपको बेसिकली मैक्सिमम फोर्स निकालनी है और आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है कि आपको कितना टोटल टॉर्क इस सिस्टम से मिल सकता है। दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस। हमें थोड़ा सा सिस्टम को देख लें। सिस्टम क्या, सिस्टम ये है कि आपका ड्रम सेंटर में रोटेट कर रहा है, ब्रेक शूज बाहर की तरफ से आ रहे हैं, तो दीज टू आर पिन्स, ड्रम उनके बीच में है। दिस लिवर, इस पे हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ये लिवर इस वाले शू के साथ इस पॉइंट पे पिंड है। ये पिन ग्राउंड नहीं है, ये पिन मूव कर सकती है, तो यू कैन लिफ्ट दिस एंटायर थिंग अप एंड डाउन, तो दिस थिंग इज स्टिल फ्री टू मूव, बट ये दोनों आपस में यहाँ पे पिंड है। ये जो लेवर है ये एक एल शेप का लेवर है और यहाँ पे ये एक और बार के साथ पिंड है
और ये जो बार का दूसरा एंड है ये दूसरे शू के साथ पिन, ठीक है। ये पिन, ये पिन, ये पिन, ये सारे पिन जो है ग्राउंड नहीं है, ये फ्री टू रोटेट है। ग्राउंडेड पिन कौन सी है आपके पास? ये दोनों पिन ग्राउंडेड है। ये इसके अबाउट, इन दोनों पिन्स के अबाउट आपके दोनों शूज रोटेट कर सकते, ठीक है। तो ये शूज कैन रोटेट अबाउट दीज टू पिन्स। टाइप ऑफ द ब्रेक सिस्टम कौन सा है? दिस इज एन एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक शू सिस्टम, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास ड्रम अंदर है और ड्रम के बाहर से शूज लगे हुए हैं। तो दिस इज एन एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू ब्रेक, ठीक। अब हाउ वुड दिस सिस्टम एक्चुअली वर्क? क्योंकि हम जब भी ब्रेक शू के ऊपर हमें करना क्या होता है, हमें एक्चुएटिंग फोर्स अप्लाई करनी होती है। तो हम एक्चुएटिंग फोर्स नॉर्मली अभी तक जो कंसीडर करते हुए आ रहे थे, वी यूज्ड टू से कि दोनों शूज के ऊपर सेम फोर्स एक्ट कर रही है। वी यूज्ड टू डू दिस। पिछले न्यूमेरिकल्स में हम कहते थे दो शूज हैं, दोनों के ऊपर सेम फोर्स एक्ट कर रही है। वी कैन इजीली सॉल्व दिस एंड गेट अवर रिजल्ट्स बिकॉज हमें एफ सेम है। तो हम लोग देखते थे कौन सा वाला सिस्टम है जिसमें एफ की वजह से आपके पास बेसिकली कौन सा वाला शू है जिसके अंदर आपके पास सेल्फ एनर्जाइजिंग पॉसिबल है, उस पर मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो दिस इज पी मैक्स। उसके थ्रू हम एफ निकाल लेते थे, दूसरा का एफ यूज करके हम दूसरे वाले शू पे पी निकाल लेते थे एंड वी यूज टू अप्लाई अवर फॉर्मूलाज एंड गेट दैट टॉर्क। दिस इज हाउ वी यूज टू सॉल्व। अब मसला ये है कि उन्होंने हमें ये नहीं बोला हुआ कि दोनों पे फोर्स सेम है, और जो सिस्टम ऐसा है कि दोनों पे फोर्स सेम हो नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि दिस लिवर इज एक्चुअली फ्री। होगा क्या जब तो थोड़ा सा जो है इसको विजुअलाइज करें कि ये शू जो है ये ड्रम के ऊपर रखा हुआ है, आप इसको नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। इसको नीचे की तरफ पुश करने की वजह से अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट देखूं तो देयर इज गोइंग टू बी अ फोर्स बिकॉज ऑफ दिस एफ, देयर इज गोइंग टू बी अ फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और इस लेवर के अंदर देयर इज अ फोर्स गोइंग टू बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। इस पिन के ऊपर देयर इज गोइंग टू बी अ फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा है। आपने फोर्स लगाई, इस फोर्स की वजह से दिस एंड ट्राइज टू मूव दिस वे, ठीक है। इस तरीके से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है ये लिवर को भी पुल करने की कोशिश कर रही है, जो व्हाइट कलर का लिवर है ना पीछे, ठीक है। टाई रॉड कह लें इसको या कुछ भी कह लें। दिस रॉड applies a force in the opposite direction to this. तो बिकॉज ऑफ दिस होगा क्या, आपका ये जो एल शेप आर्म है ये इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा, ठीक। ये जो आपका टायर रॉड है दिस गोइंग टू ट्रांसमिट द फोर्स ऑन द ऑपोजिट शू, और ये शू जो है इस शू के ऊपर जो आपकी एक्चुएटिंग फोर्स एक्ट कर रही है एफ एल, इट इज एक्चुअली ड्यू टू दिस फोर्स एफ। एफ की वजह से ये लेवर रोटेट होता है, ये लेवर रोटेट होता है तो ये टायर रॉड पुल होती है, ये टायर रॉड पुल होने की वजह से यहाँ पे एक एक्चुएटिंग फोर्स एक्ट होती है, दिस इज एफ एल, सही। इधर क्या हो रहा है, राइट शू के ऊपर क्या हो रहा है? राइट शू के ऊपर ये हो रहा है कि बिकॉज यू आर सॉल्विंग दिस, तो अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होगी कि इस एंड के ऊपर फोर्स ऐसे एक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस टायर रॉड, सही है। एंड अब ये पिन भी है जाहिर है, तो अगर दिस इफ दिस एल शेप्ड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इस पे एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रही है, एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रही है, तो लेट्स जस्ट कॉल दिस एफ प्राइम और समथिंग। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी एफ एल, तो वी कैन कॉल दिस एफ एल। देयर इज गोइंग टू बी रिएक्शंस हियर which balance these two forces out। तो ये एफ एल के बराबर है और ये एफ के बराबर। इसकी वजह से इनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर मैं एफ और एफ एल को देखूं जो टोटल रिएक्शन यहां पे एक्ट कर रहा है दैट इज एक्टिंग लाइक दिस। अब द सेम फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन द राइट शू इन दिस वे एज वेल, तो दिस इज गोइंग टू बी योर एफ आर। तो पूरी चीज अगली स्लाइड में डिटेल में आ जाएगी, but this is how this system is actually working. It's a complicated system है, but we can actually get through this if you understand the basic। अगर थोड़ी सी इंट्यूशन लगाएं, सोचें कि इसको नीचे की तरफ पुश करें तो इसमें हो क्या रहा होगा, तो what you can see is कि एफ आर एक एंगल के ऊपर एक्ट कर रहा है और एफ एल जो है हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। तो दोनों के लिए जो सी होंगे, इफ यू रिमेंबर, जो एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग और इंटरनली एक्सपेंडिंग शूज होते थे, इनमें
एक्चुएटिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता था दैट वाज mn माइनस mf अपॉन c फॉर सेल्फ एनर्जाइजिंग शू, या फिर mn प्लस mf अपॉन c फॉर नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शू। ठीक है, तो अब हमें c दोनों साइड का निकालना पड़ेगा। वंस वी डू गेट दैट वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस थिंग। तो हमें दो तीन काम करने हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला काम यह है कि हमें ये चेक करना है कि पी मैक्स किस साइड पे एक्ट कर रहा है। पी मैक्स मैक्सिमम प्रेशर अकर्स एट द सेल्फ एनर्जाइजिंग साइड। तो हमें इन दोनों साइड में से साइड 1 और 2 में से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी साइड सेल्फ एनर्जाइजिंग है। उसका रेलेवेंट फॉर्मूला अप्लाई करके वी विल नीड टू कैलकुलेट द फोर्स। तो वी विल नीड टू सॉल्व फॉर टू फोर्सेस। एफ एल भी निकलेगा और एफ आर भी निकलेगा समहाउ। हमें देखना पड़ेगा कि एफ एल पे भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और एफ आर पे भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो सी एल भी होगा और सी आर भी होगा, तो हमें सी एल और सी आर भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और once we do that then we can actually calculate the torque capacity। टॉर्क का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल होता है इस केस में। So let's just see how to solve this problem। थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम है but we can break it down to smaller pieces and we can get through this now। तो यहाँ पे एक फोर्स बनी हुई है, दिस इज एक्चुअली एफ आर। आई फॉरगॉट टू एनिमेट दिस थिंग। तो आपका जो ये एल शेप का लेवर है इसके ऊपर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लग रही है इट इज दिस कंडीशन, मैंने पिछली साइड में देख ली। ठीक है, नाउ दिस एफ एल प्लस एफ इज एक्चुअली एफ आर, तो दिस इज एक्टिंग हियर। जो आपके शूज है, अगर मैं अपने शूज को ड्रॉ करूं, शूज के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है इट इज एक्टिंग लाइक दिस। तो ये एफ एल जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ऊपर, so this FL right here is actually applying to this end here। okay, FL इस पिन पे अप्लाई हो रहा है, इस टायर रॉड के थ्रू FL ट्रांसमिट होके इस शू के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो FL is the actuating force of the left shoe। और ये जो रिएक्शंस इधर प्रोड्यूस हो रहे थे ये नीचे वाली पिन के ऊपर, तो सम ऑफ दीज टू रिएक्शंस FL प्लस F वेक्टर सम किया, एक फोर्स प्रोड्यूस हुई, दिस इज FR। आपके इस एल शेप्ड लिवर के ऊपर दिस फोर्स इज एक्टिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, और शू के ऊपर जाहिर है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। सिंस दिस इज एन इंटरनल फोर्स, जब भी आप दो पार्ट्स के बीच की इंटरनल फोर्स देखते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो अगर फोर्स आपके इस लिवर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो एफ आर जो है वो शू के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगी तो शू प्रेशर कैसे अप्लाई करेगा ड्रम के ऊपर, फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होगी। तो दिस हैज टू बी डाउनवर्ड, अदरवाइज दिस ब्रेक कैन नॉट बी अप्लाइड। तो दिस इज बेसिकली द सिस्टम दैट वी हैव। सही, एक हमने और काम ये करना है कि हमें सी निकालना है दोनों का, दोनों साइड्स का। तो एफ एल का सी निकालना इज वेरी वेरी सिंपल। एफ एल यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, पिन के ऊपर। तो एफ जो सी होता है वो डिस्टेंस होता है एक्चुएटिंग फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम योर पिन। जो पिन होती है ना जिसके अबाउट शू रोटेट कर रहा है उस तक का डिस्टेंस हो रहा है। तो दिस पिन यहां से लेके आपकी एफ एल तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस इज 12 + 12 + 4। ठीक, तो आपका जो सी एल है दैट इज 28 mm। ठीक, सी आर में मसला है, सी आर निकालना इज नॉट इजी। तो सी आर निकालने के लिए व्हाट वी वांट टू कंसीडर इज कि एफ आर एफ आर एक एंगल के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो इस एफ आर के जो भी लाइन ऑफ एक्शन बन रहा है, इस लाइन ऑफ एक्शन का पिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस। दिस डिस्टेंस इज योर सी आर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें एक ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। वो ज्योमेट्री यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि क्या ज्योमेट्री है, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जो आपकी
पिन है जहां पे एफ आर एक्ट कर रहा है, इसकी वर्टिकल हाइट कितनी है? इसकी वर्टिकल हाइट है 12 + 12, सो दिस इज 24 एफ आर की पिन की वर्टिकल हाइट, ठीक है। सेंटर ऑफ योर ब्रेक से लेके आपकी पिन तक का डिस्टेंस इज 3 और एक्चुएटिंग फोर्स वाली पिन तक का डिस्टेंस इज 5। तो इन दोनों पिन्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 5 - 3, दैट इज 2, ठीक है। इस पिन और इस पिन के बीच का डिस्टेंस सही हो गया। तो इफ दिस इज 2 देन दिस साइड इज ऑल्सो 2, ठीक। एफ एल और एफ के बीच का जो एंगल है दैट इज गोइंग टू बी द सेम एंगल that can be calculated from 4 and 16। या जब आप एफ और एफ एल और एफ आर की वैल्यूज निकलेंगी तो यू आर गोइंग टू चेक कि दिस एंगल इज गोइंग टू बी द सेम एंगल between 4 and 16, सही। This angle that is here is actually 14 degrees। FR का एंगल 14 degrees है। This side is 2, so what I can do is I can use this to calculate this small vertical height, और ये vertical height becomes, अगर ये vertical height को मैं बोल दूं y, तो y/2 is equals to tangent 40, तो उससे मैं y निकाल सकता हूं, ठीक। अगर मैं टोटल 24 के अंदर से ये y को माइनस करा दूंगा देन आई कैन फाइंड आउट दिस x, सही। अब ये x है और ये एंगल भी 14 होगा, और ये एंगल 14 होने की वजह ये है कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और एक एंगल, एक लाइन दूसरी, इनके बीच में एंगल 14 डिग्री। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्टिकल से रिलेशनशिप देखूं तो दिस इज परपेंडिकुलर, और जो मैंने एंगल पे लाइन बनाई थी इसका परपेंडिकुलर ले लूं विच इज सी आर, ये 90 डिग्रीज पे है, तो ये भी 90 डिग्रीज पे होगा, ठीक है। तो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल आपको पता हो तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी सेम एंगल होता है, दिस इज ऑल्सो 14 डिग्रीज, सही। ये वाली लॉजिक हमने इधर अप्लाई की। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और एक लाइन के बीच में एंगल 14 डिग्रीज था, तो इनके जो परपेंडिकुलर्स हैं इनके बीच में भी एंगल सेम होगा। तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल आ गया और एफ आर का परपेंडिकुलर सी आर आ गया, तो वर्टिकल और सी आर के बीच में भी एंगल 14 डिग्री। यूजिंग दिस नाउ, दिस ट्राइंगल, आई नो दिस साइड इज x, this angle is 14, so I can calculate CR. Now this is probably the toughest problem in the entire chapter, so don't worry about this too much. इतना complicated geometry का solution करने को आएगा नहीं, but you should understand this thing. At least ये scheme जो है आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये कैसे किया हुआ, ठीक है। तो आपके पास क्या है, x is 24 minus 2 tangent 14, so x this side here is 24 minus this y 2 tangent 14, and CR becomes x, आपके पास एक ट्राइंगल की का हाइपोटेन्यूज बन गया, ठीक है। उसके एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, तो द बेस इज इक्वल्स टू x cos 14, तो CR आ गया आपके पास। दिस इज नाउ हाउ द प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, हमें CL और CR पता चल गया, हमें एक रिलेशनशिप पता चल गई FL के बीच में कि इस तरीके से कोई रिलेशनशिप सॉल्व होगी। इफ वी कैन फाइंड आउट वन ऑफ देम समहाउ, अगर उनसे एक भी चीज पता चलेगी तो हम बाकी दोनों निकाल सकते हैं। लेट्स से कि मुझे पता चल जाए कि मैक्सिमम प्रेशर कौन सी साइड पे अप्लाई हो रहा है, उस साइड पे मैक्सिमम प्रेशर के थ्रू आई कैन फाइंड आउट द एक्चुएटिंग फोर्स। एक्चुएटिंग फोर्स पता चल गई तो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेके दूसरे एंड की फोर्स निकाल सकता हूँ, और दूसरे एंड की फोर्स पता चल गई तो मैं उनको वेक्टर सम करके यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एफआर भी निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस ट्राइंगल। तो दिस इज द अप्रोच वी आर गोइंग टू डू। अब हमें एंगल्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इंटरनली एक्सपेंडिंग या फिर एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शूज।
तो मैं थीटा 1 थीटा 2 निकालना पड़ता है। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एक्चुअली मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक्स एक्सिस क्या होता है, प्रॉब्लम का एक्स एक्सिस होता है सेंटर ऑफ द ड्रम से लेके पिन के थ्रू, अगर आप, दिस इज नॉट राइट, अगर मैं पिन के थ्रू एक लाइन पास करूं तो दिस बिकम्स योर एक्स, और शू की साइड पे यू टेक वाई। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर। तो दिस इज योर एक्स और शू की साइड पे यू टेक योर वाई। ठीक है। एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंगल हम मेजर करते हैं फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो दिस स्मॉल एंगल राइट हियर, दिस इज थीटा 1, और एक्स एक्सिस से लेके शू के एंड होने तक का जो एंगल होता है दैट इज थीटा। ठीक है। तो थीटा 1 हमारे पास एक्चुअली कितना है, थीटा 1 इज इक्वल्स टू दिस 20 डिग्रीज माइनस द एंगल जो कि पिन तक का है, और पिन तक के एंगल के लिए हमें वर्टिकल हाइट भी पता है 12 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पता है 3। तो I have a triangle like this, so this is 3 and 12, so I can find out this angle, and theta 1 becomes 20 degrees minus alpha. So this is how I got this. 20 degrees minus tangent inverse 3 by 12, this comes out to be 6 degrees. थीटा 2 निकालने का तरीका और भी आसान है। थीटा 2 इज, अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं इज 180 डिग्रीज में से एक तरफ में 30 डिग्रीज माइनस करा दूं तो मुझे ये वर्टिकल लाइन से लेके एंड तक का एंगल पता चल गया। उसमें से फिर से मैं ये टेंजेंट 3/12 माइनस करा दूं दिस वन, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। तो हमने टोटल वर्टिकल से लेके वर्टिकल लाइन तक का एंगल 180 डिग्रीज में से 30 माइनस करा दिया, दिस 30, और फिर से ये अल्फा माइनस करा दिया। सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज आल्सो अल्फा। ठीक है, दिस अल्फा राइट है, जो पिन के बीच का एंगल है, दिस अल्फा। सही। तो 180 में से अल्फा माइनस कराया और 30 माइनस कराया तो मुझे थीटा 2 पता चला। राइट, दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली सॉल्विंग दिस। थीटा 1 थीटा 2 पता चल गया। थीटा 1 थीटा 2 निकालने के बाद वी आल्सो नीड टू समहाउ वर्क आउट कि हमारे पास सेल्फ एनर्जाइजिंग साइड कौन सी है, नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग साइड कौन सी। ठीक है। तो एक चीज और थी, एक डिस्टेंस चाहिए होता है आपका पिन का, जो रेडियल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ड्रम, वो में रिक्वायर्ड होता है। सेल्फ एनर्जाइजिंग कंडीशन चेक करने के लिए आपको नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ड्रॉ करनी पड़ती है अपने शूज के ऊपर, और फिर हम ये देखते हैं कि किस साइड पे आपके जो टॉर्क्स हैं नॉर्मल फोर्स के और फ्रिक्शन फोर्स के, वो सेम डायरेक्शन में, किस साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो राइट साइड के ऊपर इफ यू सी, तो नॉर्मल फोर्स का जो मोमेंट है दैट इज क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन फोर्स का जो मोमेंट है दैट इज आल्सो क्लॉकवाइज। और जो दूसरी साइड पे है, जो फ्रिक्शन फोर्स चूंकि पिन के लेफ्ट पे है, तो दिस फोर्स इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड द नॉर्मल फोर्स इज प्रोड्यूसिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है। तो जिस साइड पे ऑपोजिट मोमेंट्स होते हैं वो सेल्फ एनर्जाइजिंग साइड होती है। तो आपकी जो लेफ्ट शू है दैट इज सेल्फ एनर्जाइजिंग। सेल्फ एनर्जाइजिंग शू का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जो साइड सेल्फ एनर्जाइजिंग होती है उसमें मैक्सिमम प्रेशर होता है, तो मैंने mn और mf यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, बट mn और mf के आपके पास इंटीग्रल वाले फॉर्मूला अवेलेबल है, उसके अंदर मैक्सिमम प्रेशर आप प्लग इन कीजिए, उससे आपको mn पता चल जाएगा, mf पता चल जाएगा, एंड यूजिंग दोज टू थिंग्स यू कैन देन फाइंड आउट योर fl। cl हमने पहले निकाला हुआ है, mn और mf निकालने के लिए हमने अपने इंटीग्रल वाले फॉर्मूले यूज किए, उसमें हमें सब कुछ पता है, प्रेशर नहीं पता था, प्रेशर हमें मैक्सिमम प्रेशर गिवन था, तो हमने मैक्सिमम प्रेशर यूज कर लिया सेल्फ एनर्जाइजिंग वाली साइड। तो मैं एफ एल पता चल गया, एफ एल यूज करते हुए आई कैन देन फाइंड आउट एफ। अब ये कैसे आया मेरे पास, ये ऐसे आया कि मैंने इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट बैलेंस लगाया है ऑन दिस एल शेप्ड लेवल। एफ का मोमेंट और एफ एल का मोमेंट इक्वेट करा दिया, तो एफ टाइम्स 16 इज इक्वल्स टू एफ एल टाइम्स 4। एफ एल मुझे पता है, तो एफ एल टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 16 गिव्स मी कैपिटल एफ। सही है। एंड एफ आर इज द पाइथागोरियन सम ऑफ एफ एंड एफ एल, बिकॉज हमने वेक्टर सम किया था कि रिमेंबर हमारे पास एफ एल था और एफ था,
ठीक है, these give me FR, तो FL स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का अंडर रूट गिव्स मी FR, तो मैंने FR में निकाल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि हम राइट शू को सॉल्व करना है। राइट शू में हमें प्रेशर नहीं पता, तो दिस हैपेंस एवरी टाइम। जब भी हमने जितने भी सवाल हमने एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग या इंटरनली एक्सपेंडिंग शूज के किए हैं, उसमें हमें एक साइड का प्रेशर पता होता है। सेल्फ एनर्जाइजिंग का प्रेशर हम हमेशा मैक्सिमम ले लेते हैं, और जो नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग साइड होती है उसका प्रेशर हमें निकालना पड़ता है। उसका तरीकेकार हम ये करते हैं कि नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग का जो फॉर्मूला होता है, राइट, तो बेसिकली हम ये याद कर रहे हैं कि हम लोग जब राइट शू को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें अपना मैक्सिमम प्रेशर ऑन द राइट शू PA निकालना पड़ेगा। फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग अपना जो नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शू के फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे। इसके अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट MN और MF एज ए फंक्शन ऑफ PA। तो PA को पैरामीटर के तौर पे छोड़ देंगे, बाकी पूरा इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास FR जो निकल के आएगा, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट FR एज अ फंक्शन ऑफ PA। FR हम निकाल चुके हैं, तो विल बी एबल टू फाइंड PA, ठीक है। तो MN, अगर आप MN का फॉर्मूला अप्लाई करें तो आई एम लीविंग दीज स्मॉल थिंग्स फॉर यू, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रल सॉल्व कीजिए, PA को खाली छोड़ दीजिए, बाकी सारे पैरामीटर्स आपको पता है, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट MN एज अ फंक्शन ऑफ PA, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट MF as a function of PA. FR is equals to MN plus MF divided by CR. Sorry, this is, I forgot to write that this is actually PA. Okay. तो ये वाली जो चीज है, this same relationship is written here. तो MN और MF as a function of PA आ रहे हैं, तो यहाँ पे PA आ रहा होगा, PA यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, कॉमन ले लीजिए PA को, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे ले जाएं। CR हमने निकाल लिया है, MN और MF के बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमने निकालनी है। टेक एवरीथिंग टू द अदर साइड, यू गेट PA। PA जब आपके पास आ जाता है, देन यू हैव फॉर्मूलाज फॉर TL एंड TR अवेलेबल टू यू, ठीक है। TL और TR के डायरेक्ट फॉर्मूलाज अवेलेबल है। लेट मी जस्ट वेरी क्विकली फॉर वंस जस्ट गो बैक टू अ स्लाइड एंड शो यू कि हम किस तरीके से T निकालते थे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर T। आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चाहिए होता है, आपको प्रेशर चाहिए होता है, आपको विड्थ चाहिए होती है, आपको रेडियस चाहिए होता है, θ1 θ2 चाहिए होता है, θA चाहिए, ठीक है। तो इफ यू हैव ऑल ऑफ दिस देन यू कैन फाइंड आउट। सिमिलरली आपके पास जो MN और MF के फॉर्मूले होते थे वो ये वाले फॉर्मूला होते थे, इसमें भी सब कुछ हमें पता होता है। एक केस में PA नहीं पता होगा तो PA के अलावा यू कैन इजीली सॉल्व द एंटायर इंटीग्रल। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लीव PA एंड सॉल्व एवरीथिंग एल्स। PA को छोड़ के बाकी सारी चीजें आप कैलकुलेटर के अंदर प्लग इन कर दीजिए विद द लिमिट्स इंटीग्रल के साथ, कैलकुलेटर आपको पूरा कांस्टेंट निकाल के दे देगा। लेफ्ट शू के ऊपर आपको PA भी पता है, तो आप पूरी टर्म को विद इंटीग्रल इन एवरीथिंग आप कैलकुलेटर के अंदर डाल दें, आपको पूरा MF और पूरा MN एक गो में निकल के आ जाएगा। यू डोंट नीड टू शो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, सही, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। तो लेट्स गेट बैक, एक्चुअली वे बैक। राइट, तो बेसिकली यू विल गेट T एंड T, TL एंड TR, और दोनों का जो सम होगा दैट इज गोइंग टू गिव यू द टोटल ब्रेकथ्रू टर्म, सही। आई एम एक्चुअली डन विद दिस। एक छोटी सी चीज है विच आई फील मे बी आई शुड एक्सप्लेन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट कि जो एंगल हम यहाँ पे कर रहे थे ना, FR का एंगल 14 डिग्री से ये एंगल कैसे आ रहा है, ये एंगल 14 डिग्री क्यों है, ये देखने के लिए व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपके पास अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट लूंगा ना, तो मोमेंट हमने कहा था कि जो मोमेंट की इक्वेशन बनेगी दैट इज एक्चुअली FL times 4 equal to F times 16। तो आपके पास F upon FL जो आएगा that is going to be 4 upon 16, ठीक है। तो आपके पास इधर भी F upon FL जो आ रहा है that is 4 upon 16। This is perpendicular
this is base. So tangent theta, this angle right here, is actually what? F upon FL. So this is equals to 4 upon 60. तो अगर आप थीटा निकालना चाह रहे हैं ये एंगल, तो दिस इज एक्चुअली टेंजेंट इनवर्स 4 अपॉन 60. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट 14 डिग्री. इस तरीके से हमने यहाँ पे ये वाला एंगल निकाला. अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी आर एक्चुअली डन. तो क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लीजिए. सर वो एक छोटा सा इसमें वो था एनर्जाइजिंग का, आपने जो क्या कॉन्सेप्ट दिया था वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल. एनर्जाइजिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी जो भी शू की पिन है ना, उस पिन के अबाउट देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की क्या डायरेक्शन बन रही है मोमेंट्स. तो नॉर्मल फोर्स तो हमेशा जो है वो ड्रम की साइड से शू की साइड पे एक्ट कर रही होती है, क्योंकि ड्रम शू के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है ना. तो हम शू के ऊपर फोर्सेस चेक कर रहे हैं. तो शू के ऊपर जो फोर्स लग रही है नॉर्मल फोर्स, वो ड्रम की साइड से शू की तरफ हो. तो एक्सटर्नली जो सिंपल ये है कि जो एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं उनमें ड्रम अंदर की तरफ होता है, तो आपकी नॉर्मल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रही होती है. जो इंटरनली एक्सपेंडिंग शू होते हैं उनमें ड्रम बाहर की तरफ होता है, तो नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रही है. तो खैर ये बाहर की तरफ एक्ट करी नॉर्मल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स शू के ऊपर इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. तो आपकी सेंस ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स भी क्लॉकवाइज सेंस में एक्ट कर रही है. ड्रम के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. ठीक है. तो अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपके पास जो भी शू की पिन है, इस पिन के ऊपर आपके मोमेंट्स की क्या डायरेक्शन बन रही. तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट देखूं ना, तो लेट्स सी दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स. इस पिन के अबाउट फ्रिक्शन फोर्स के मोमेंट की क्या डायरेक्शन बनेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो. ठीक है. आपके पास एक और फोर्स है नॉर्मल फोर्स. दिस इज योर नॉर्मल फोर्स. डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिख देते हैं बिकॉज हम एक जगह पे ले रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशियली एक्ट करता है. तो नॉर्मल फोर्स की पिन के अबाउट सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो ऑपोजिट है. ठीक है. अगर ऑपोजिट होती है तो शू सेल्फ एनर्जाइजिंग होता है, अगर ऑपोजिट नहीं होती तो शू सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं होती. ठीक है. तो सेम चीज आप दूसरी तरफ देख लीजिए. तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डी एन का जो मोमेंट है दैट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, और एफ एन का जो मोमेंट है दैट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज. तो दोनों सेम साइड पे. तो अगर सेम रोटेशन की सेंस होती है तो सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं होती. ठीक है. तो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको सेंस ऑफ रोटेशन चेक करनी पड़ती है मोमेंट्स की ऑफ द फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स. अगर वो ऑपोजिट होते हैं तो सेल्फ एनर्जाइजिंग शू. ठीक है. सही सर. कोई और चीज? वी आर एक्चुअली डन विद द कोर्स. ठीक है. तो अगले हफ्ते की जो 2 क्लासें होंगी उसके अंदर व्हाट आई वुड रेकमेंड इज यू स्पेंड सम टाइम. एक क्लास तो प्रॉब्ली हमारी जो है वो क्विज में निकल जाएगी, तो हमने तीसरा क्विज लेना है. दैट क्विज इज गोइंग टू बी फ्रॉम दिस चैप्टर ऑन मंडे ड्यूरिंग द क्लास टाइम. ठीक है. और बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी इट. थर्ड क्विज हो जाएगा हमारा. असाइनमेंट हम 2 पे ही लॉक कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद जो हमारी वेडनेसडे वाली क्लास होगी उसके अंदर ब्रिंग योर प्रॉब्लम्स, आई एम गोइंग टू बी हियर. ठीक है. तो अगर आपके पास कोई भी मसला होता है किसी सवाल में तो यू कैन आस्क मी सो दैट यू हैव इनफ टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. आपके पास कोई भी मसला हो तो आप मुझसे वेडनेसडे वाली क्लास से पूछ लीजिए. मंडे को हम क्विज लेंगे इस चैप्टर में से. इस चैप्टर में से हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए. तो यू जस्ट मेक श्योर कि आप सेम जो भी हमारे पास सिस्टम है उसके सवाल सॉल्व करें. ठीक है. तो जो अगर आप एंड ऑफ चैप्टर में से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने 3 टाइप के सिस्टम सॉल्व किए हैं, एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग, इंटरनली एक्सपेंडिंग और बैंड टाइप. हमने डिस्क ब्रेक्स और प्लेट क्लचेस नहीं पढ़े हुए. और हमने एक और टाइप की ब्रेक होती है एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग, जो कि सिमेट्रिक होती है, जिसमें अगर ये आपका शू बन रहा है तो इसके यहाँ पे सेंटर के ऊपर पिन लग रही होती है और पिन भी एक्चुअली मूव कर सकती है. तो पूरी पिन के साथ चीज मूव कर रही है. वी हैवंट स्टडीड दैट. तो जिन टाइप के हमने किए उन टाइप की चीज की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा. एंड विद दिस वी आर एक्चुअली डन. तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव.
अच्छा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल दें ताकि ना हम तो उस रेंज में मतलब रहें कि हाँ यही तक के हमारे वो मैंने आपको 3 बताया टॉपिक। है ना, तो आप लोग ये देख लीजिए ना कि जो मैंने इसके सवाल शुरू के सवाल ही बनते हैं, बेसिकली आपके 14 से आगे जाके सवाल चेंज होना शुरू हो जाते हैं, 13 14 से आगे ना टाइप ऑफ सिस्टम चेंज होना शुरू होता है। तो आप सिर्फ सेम सिस्टम के जो है इन्हीं 3 टाइप के सिस्टम के जो सवाल है उनको रिव्यू कर लीजिएगा, एंड दैट विल बी इनफ। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई चीज? तो ठीक है, नो सर। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है फिर, तो लेट्स एंड दिस थिंग, एंड इंशाल्लाह मंडे को क्विज के लिए रेडी रहिएगा प्लीज। और वेडनेसडे की क्लास में इफ यू हैव एनी क्वेरीज वी कैन आंसर देम देयर। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। हाँ।